हेलो फ्रेंड्स, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले मैंने वर्णमाला पढ़ा दिया है। जो आने वाले एग्जाम्स हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के, जैसे मान लीजिए कि लेखपाल का एग्जाम है या बीईओ का एग्जाम है या और भी सारे एग्जाम अभी अवेटेड हैं, तो हो सकता है कि वो एग्जाम लॉकडाउन के तुरंत बाद शुरू हों। तो इसमें इस क्रम में वर्णमाला के बाद में संधि टॉपिक आता है। जिसको वर्णमाला पूरी तरह से समझ में आ जाता है उसको संधि समझने में कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसे आपने वर्णमाला को समझ लिया सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसे ही संधि को समझ लीजिए, क्योंकि संधि से भी क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, वर्णमाला से भी किए जाएंगे, आने वाले टॉपिक से भी किए जाएंगे। तो संधि में आपको सबसे पहले परिभाषा जानना होता है, संधि की क्या परिभाषा होती है। तो अभी आपने पढ़ा होगा वर्णमाला। तो वर्ण, तो दो वर्णों के मेल से बने नवीन शब्द को संधि कहते हैं। ऐसी परिभाषा आप पढ़े भी होंगे और इसको बहुत सामान्य शब्दों में समझे भी रहिए। संधि का संधि विच्छेद अगर हम आपसे पूछे तो बता सकते हैं संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हालांकि मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक आगे आएगा, संधि में ही आएगा। तो इसका संधि विच्छेद होता है श्रम धन धी। ये व्यंजन संधि है। अब आपको समझना क्या है, ये तो व्यंजन संधि आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन संधि का संधि विच्छेद कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे सम धन धी। अब देखिए, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आपसे सवाल पूछा भी गया है और पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। वैसे तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन करने के लिए किसी चीज को हम अगर याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है उसको याद रखना, बार बार रिपीट करना। तो फिर सवाल, अभी ये हाल ही में सवाल किया गया था कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता दें, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, जो आप देख रहे होंगे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयात संधि। तो इसमें कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो परिभाषा आप थोड़ा सा पॉइंट कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। स्वर संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। दूसरा पॉइंट, स्वर संधि के दोनों शब्द शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, स्वर संधि के दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट होता है। ये हो गया आपका स्वर संधि। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। तो 3-4 पॉइंट हो गए। ये स्वर संधि की परिभाषा के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। विशेषताएं हो गई, परिभाषा हो गया, और दीर्घ संधि के बारे में इसके बाद लिखिएगा कि दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का, यानी कि जो दीर्घ संधि है इसमें समान स्वर आएंगे। अच्छा, समान स्वर के लिए जैसे आप बहुत रटते रहते हैं कि संधि, ये दीर्घ संधि है, ये गुण संधि है, ये आपको रटना नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है? 4 वर्ण याद रखना है दीर्घ संधि के लिए। दीर्घ संधि समझने के लिए आपको 4 वर्ण याद रखना है: बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और री। चूंकि आप वर्णमाला पढ़ करके आए अभी, तो आपको बिल्कुल रिकॉल होगा कि ये क्या है। ये वैसे तो
लघु स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। सिर्फ इसमें बड़ा उ जो है ये और ये बड़े के रूप में है, ये री लघु है। मात्र एक वर्ण इसमें री है जो लघु है, बाकी दीर्घ स्वर में आप पढ़ रहे थे। तो इसकी मात्राएं आपको पता है, इसकी मात्रा किस प्रकार से लगती है, तो इसकी मात्रा मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मात्राएं हैं इसकी। अब आपको इसमें दीर्घ संधि में समझना क्या होता है कि कुछ शब्द मैं लिख देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर ये लिख दिया कि पुस्तकालय, ठीक। तो ये देख रहे होंगे कि बीच में बड़ा आ की मात्रा आई हो। इसके बाद में देखिए बड़ा, ये मान लीजिए लिख दिया जाए रवीश, कपीस। इसके बाद में भानुदय, इसके बाद में पितृण। ये शब्द मैंने आपको समझने के लिए दिया है कि आप इसको समझ सकते हैं। क्या समझना है इसमें कि किसी शब्द के लगभग बीच में, इसको आप लिख भी सकते हैं, किसी शब्द के लगभग बीच में ये मात्राएं अगर आती हैं तो वो शब्द क्या होगा, वो दीर्घ संधि का होगा। सबसे पहले आपको शब्दों को देख करके पहचानना होता है कि इसमें किस संधि का पालन हो रहा है। जिस दिन आपको संधि के बारे में पता चल जाएगा कि वास्तव में शब्द किस संधि में है या इसमें कौन सी संधि काम करेगी, तो उस दिन आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संधि करना बहुत आसान होता है, शब्दों को पकड़ना कि कौन सी संधि है ये बहुत कठिन होता है। तो जैसे आप इसके पहले रटते रहे हैं तो रटने का काम नहीं होगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि हम ये रट लें, दीर्घ संधि के शब्द हैं कि गुण के हैं कि वृद्ध के हैं, तो अब आपको क्या करना है कि मात्र रटने के लिए क्या, ये मैंने वर्ण बताया है 4 वर्ण दीर्घ संधि में। ये 4 वर्ण आप ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी शब्द के लगभग बीच में, लगभग बीच का मतलब है कि जैसे वर्तनी विश्लेषण आप पढ़ रहे थे जब, तो वर्तनी विश्लेषण मैंने बताया था कि किसी शब्द का वर्तनी विश्लेषण कैसे किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि वर्तनी विश्लेषण टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, कैसे किया जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो लगभग बीच में ये मात्राओं को ध्यान में रखना है कि ये मात्रा लगभग बीच में जिस शब्द के आ जाए तो आपको समझना है कि ये दीर्घ संधि है, इस शब्द में दीर्घ संधि होगी। तो डायरेक्ट प्रश्न भी किया जाता है कि निम्नलिखित शब्द में किसमें दीर्घ संधि है, या लिखेगा कि पुस्तकालय में कौन संधि है। दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, ऐसे सवाल किए जाते हैं। तो दोनों टाइप के सवाल आप समझ रहिए। तो मैंने बताया कि ये शब्द देख करके आप पहचान लेंगे कि वास्तव में ये दीर्घ संधि है कि नहीं है। ये शब्द आप देख रहे होंगे कि इसमें जितना भी मैंने यहाँ पर मात्राएं लिखा है, ये बड़ा की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये भी बड़ी की मात्रा, ये बड़ा की मात्रा और ये री की मात्रा लगी है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये दीर्घ संधि है। इन शब्दों के में दीर्घ संधि का पालन होगा। अब देखिए, ये तो आपने शब्द को देख करके पहचान लिया कि वास्तव में इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन अब संधि कैसे की जाएगी ये आपको समझना है। समझ गए? कैसे संधि की जाएगी ये आप जान लीजिए। जैसे आधा से ज्यादा काम आपका यही हो जाता है कि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि इसमें कौन संधि है। अब देखिए, किसी शब्द को हम संधि विच्छेद अगर करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक शब्द दूसरा ले लिया कि हिमालय, तो देखिए ये शब्द जहां पर मात्रा लगी है, जहां पर मात्रा लगी हो उस मात्रा को काट दीजिए और दोनों को अलग अलग जगह पर लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि इसको काट दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 जगह आपने लिख दिया। अब क्या करना है
कि इसके दीर्घ संधि के कुछ नियम एवं शर्तें, तो उस शर्तों को, नियमों को समझ लीजिए तो आपको इसे करने में बहुत आसानी होगी। तो शर्त क्या है कि बड़ा आ जो ये सबसे पहले इसको आप समझना है आपको। तो बड़ा आ कितने प्रकार से बनता है ये आप जान लीजिए। तो बड़ा आ बनने का जो तरीका होता है वो 4 प्रकार का होता है। आप देख लीजिए कि मैं 4 प्रकार का जो लिख रहा हूं ये इस प्रकार से है। देख लीजिए कि मैंने कितना लिखा है। देखिए 4 प्रकार से ये बड़ा आ बन सकता है। अब देखिए समझना क्या है, एक तो ये समझना है कि जो बड़ा आ बनता है वो इतने प्रकार से बनता है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि दीर्घ संधि अगर आपने पहचान ही लिया है तो आपको दूसरा टॉपिक समझना है, दूसरा स्टेप क्या समझना है कि जो पहला शब्द होता है इस शब्द के बाद में ये मात्राएं होती हैं। ये पहली जो मात्रा है इसकी मात्रा लगती है। जो पहला वर्ण है उसकी मात्रा लगती है। तो मात्रा लगने का मतलब है इसके बाद में कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है छोटा। अगर मात्रा होती तो ये जुड़ता। अच्छा, दूसरे शब्द में ये जो दूसरा शब्द है इसके पहले आ शब्द, आ वर्ण आएगा। आ वर्ण का मतलब है कि ये वर्ण डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये समझना है आपको। क्या मैंने बताया कि पहले शब्द के अंत में इसकी मात्रा लगाई जाती है, दूसरे शब्द के शुरुआत में ये डायरेक्ट वर्ण लिखा जाता है। ठीक, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि पहले शब्द के अंत में इसकी मात्रा लगेगी और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये डायरेक्ट वर्ण लिख दिया जाएगा। अब वर्ण लिखा कैसे जाएगा ये भी समझना है। देखिए आपको लगता है बहुत कठिन है लेकिन बहुत ही सरल टॉपिक होगा ये। आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैंने 2 शब्दों को लिख दिया। अब देखिए मैंने कहा है कि दूसरे शब्द के पहले ये वर्ण लगेगा तो मैंने पहले छोटे से चेक करना शुरू किया। अब शब्दों को ध्यान में रखा जाता है इसका सही अर्थ है कि नहीं है। मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको कि दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट होता है। यानी कि ये शब्द अलग अर्थ देगा और एक शब्द अलग अर्थ देगा और दोनों मिलाने के बाद भी एक अलग अर्थ होगा। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। इसका मतलब हो गया कि अब दोनों का अर्थ आप निकालिए। तो देखिए इसका अर्थ निकालेंगे तो ये कोई ना कोई अर्थ देगा। हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक, और आलय तो कोई शब्द होता नहीं है तो इसका मतलब हो गया यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। ठीक, तो ये आ की मात्रा आपने अपने आप से लगाया। अगर जरूरत नहीं होती तो नहीं लगाते। जैसे हम यहां पर लिख दें, इसी की जगह पर हम लिख दें पुस्तकार्थी। इसको आप समझिए कि मैंने यहां से काट दिया इसको और दोनों शब्दों को अलग अलग लिख दिया। अब देखिए हमने दोनों शब्दों को अलग अलग कैसे लिख दिया, देखिए। और मैंने कहा है कि पहले शब्द के अंत में इसकी मात्रा लगेगी और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये डायरेक्ट वर्ण लिखा जाएगा। तो वर्ण सबसे पहले छोटे वाले वर्ण को लिखिए आप। छोटा वाला वर्ण लिख करके चेक करिए कि वास्तव में शब्द सही है कि नहीं सही। तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में शब्द सही है। अर्थी का मतलब होता है अर्थ को जानने वाला, और पुस्तक का मतलब आप जानते होंगे पुस्तक, ठीक, जिसको आप पढ़ते हैं, पुस्तक, बुक, किताब। तो ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थ दे रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है इसमें कुछ करने की। अब जैसे इसी जगह पर अगर मैं लिख दूं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी लिखने का मतलब है कि जैसे ही आप इस वर्ण को काटेंगे यहां पर आपने लिख दिया विद्या, ऐसे लिख दिया आप। अब देखिए अब थोड़ा सा समझना क्या समझना था। देखिए
मैंने दो वर्णों को, दो शब्दों को अलग अलग लिख दिया। अब क्या करना है, मैंने कहा है कि जो इसका नियम बोलता है पहले उसका वर्ण लिख दीजिए। नियम मैंने बताया पहले कि दूसरे शब्द के पहले छोटा की मात्रा लगेगी, किसमें? दीर्घ संधि में। अब इसका अर्थ निकाला जाता है कि वास्तव में ये सही अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आप पहले अर्थ निकाल लीजिए। ये अर्थ दे रहा है, अर्थी का मतलब होता है अर्थ को जानने वाला, और विद्य कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए अब आपको यहाँ पर मात्रा लगानी पड़ेगी, तब ये अर्थ दे पाएगा। ये शब्द तभी अर्थ देगा जब आप आ की मात्रा लगाएंगे। तो शब्दों को देख करके उसका पहले अर्थ निकाला जाता है। अगर अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो अगर दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में आ की मात्रा बढ़ा सकते हैं आप। या तो छोटा आ की मात्रा लगेगी या तो बड़ा। तो छोटा आ की कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए हम एक ही मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक समझ गए होंगे अब आप। तो ये कितने भी शब्द आए, जैसे मान लीजिए कि कई प्रकार से मैंने बताया है कि जैसे हमने लिख दिया इसके जगह पर विद्यालय, जैसे लिखते हैं हम, तो विद्यालय का मतलब है कि देखिए आ की मात्रा तो एक ही थी, लेकिन जब मैंने इसका शब्दों को विच्छेद किया तो हम कुछ नहीं जानते हैं तो ऐसे लिखेंगे पहले, क्योंकि मैंने बता दिया कि कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले लिखने का तरीका आप जान लीजिए कैसे लिखेंगे, उसके बाद नियम पर जाएंगे, उसका क्या नियम बोलता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले छोटा आ की मात्रा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि नियम ही कहता है कि दूसरे शब्द की शुरुआत छोटा आ से होगी या बड़ा आ से होगी। अब छोटा आ से होगी ये तो पक्का है कि बड़ा लगेगा या छोटा लगेगा, वो शब्द बताएगा कि छोटा लगना है बड़ा लगना है। तो ये शब्द अब कैसे निकाल पाएंगे आप, इसका अर्थ निकालेंगे। अर्थ अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगाइए। अब ये अर्थ दिया, आले मतलब क्या होता है? घर होता है। यहाँ पर विद कोई शब्द होता नहीं, आप क्या करना पड़ेगा, आपको आ की मात्रा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ निकालने के लिए ही ऐसा किया आपने। समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से आ की मात्रा से जितने भी शब्द मिलेंगे आपको इस नियम के तहत करना पड़ेगा। और एक बार आप समझ लीजिए इसको तो फिर दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये तो आ की मात्रा हो गई, लेकिन ऐसे ही आपको बड़ी की मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, तो ये सब समझना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर सारे वर्ण टिके हुए हैं, सारे शब्द। मान लीजिए कि किसी शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा लगी है, तो जैसे हमने कहा कि कबींद्र, देखिए तो बड़ी की मात्रा लगी है किसी शब्द के लगभग बीच में, तो वो इस शब्द में कौन सी संधि होगी? तो आप बता देंगे तुरंत कि वास्तव में दीर्घ संधि है इसमें। लेकिन अब कैसे इसका संधि विच्छेद किया जाएगा, इसके लिए भी नियम मैंने बताया है कि अगर बड़ी है तो वो 4 प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा ये आप जान लीजिए। ये भी जैसे बड़ा आ छोटा बना था ऐसे ही ये मात्राएं चलेंगी। जैसे देख लीजिए, इतने प्रकार से ये कॉन्सेप्ट बताता है कि मात्रा लगेगी। देखिए मैंने 4 प्रकार से बता दिया। ये इसका बेसिक नियम है, संधि का ये बेसिक नियम है कि इस बेसिक को अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, ये तो मान लीजिए कि अब छोटे एग्जाम के लिए पूछता है, वनडे एग्जाम के लिए, ये टॉपिक बड़े एग्जाम के लिए भी पूछे गए, लेकिन अब आपको उससे मतलब नहीं है, आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से प्रश्न मिलेगा। देखिए मैंने कहा है कि जहां पर वर्ण की समस्या है वहां पर उसको काट दीजिए और उसको 2 जगह लिख दीजिए। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि पहले शब्द के अंत में ये मात्रा लगती है, ये वाली मात्रा, तो इसकी मात्रा पहले छोटी वाली लगाइए, क्योंकि मैंने बताया कि पहले छोटे से कोई काम शुरू किया जाता है, उसके बाद बड़े से करेंगे। अगर इस वर्ण से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये डायरेक्ट वर्ण लिखा जाता है,
तो पहले छोटा बाण लिख कर चेक करिए, इसमें देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, तो पहले छोटा वाला बाण लिख करके चेक करिए कि अब ये अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इस शब्द के साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। अगर शब्द अर्थ नहीं देता तो हम क्या करते, इसके जगह पर बड़ी लगाते और इसके जगह पर भी बड़ी लगाते। अब चूंकि ये दोनों अर्थ देने लगे और दोनों स्पष्ट अर्थ दे रहे हैं, ये दीर्घ संधि की बहुत बड़ी विशेषता भी होती है कि दोनों शब्द अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हैं और दोनों शब्दकोश में मौजूद भी होते हैं। अब देखिए ये तो बड़ी की मात्रा लगी तो ये ऐसे बना, दोनों शब्द बना और दोनों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो गया। अब मान लीजिए कि हम इस बिल्कुल सेम ऐसे ही शब्द और दूसरा लिख दें, अब ये बदल कैसे जाएगा? ये इसी कॉन्सेप्ट पर है, जैसे हमने कहा कि आपको कुछ नहीं आता है तब भी इसको आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा है कि पहले आप अननोन बन जाइए कि हमको कुछ आता जाता नहीं, इसके बाद में इस नियम का पालन करिए कि मैंने जैसे बताया ऐसे आप इसको लगाइए। तो पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर छोटी की मात्रा बाण लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि इसके बाण लिखे जाएंगे और इसकी मात्रा लगेगी। तो ये देख लीजिए आप, हमने क्या किया कि यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाया और यहाँ पर छोटी लिख दिया जो नियम बोलता है। इसके बाद में दोनों का अर्थ निकालना प्रारंभ किया। ये अर्थ नहीं दे रहा है, लग रहा होगा आपको गलत है, क्यों? क्योंकि बड़ी की मात्रा लगाएंगे तभी ये अर्थ स्पष्ट करेगा। अब आप देख रहे होंगे ये अर्थ दे रहा है और ये भी अर्थ दे रहा है। कभी मतलब आपको पता होगा कभी मतलब बंदर होता है, ठीक? तो ये दोनों अर्थ दे रहे हैं अब, इसलिए अब ये हमारा उत्तर सही हो गया। ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे आपको। जैसे आप देख रहे होंगे कि गिरीश शब्द लिखा आपने, बहुत शब्द हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या करेंगे, पहले आप इसको तोड़ेंगे ऐसे लिख करके और दो जगह लिख देंगे। पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे, अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही लग रहा ना तो छोटी बड़ी लगाएंगे। इसमें छोटी की मात्रा लगाना पड़ेगा। गिर मतलब आपको पता होगा, गिर मतलब पहाड़ होता है, पर्वत होता है। तो दोनों अर्थ दे रहे हैं, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी समझने में। ऐसे आपने बड़ा आ समझ लिया, बड़ी ई समझ लिया, ऐसे ही बड़ा ऊ समझना है। तो बड़ा ऊ देख लीजिए आप कैसे बनेगा। जैसे आपने छोटा आ बड़ा आ का कॉन्सेप्ट समझा, ऐसे ही बड़ा ऊ और री का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे बड़ा ऊ कैसे बनता है, ये भी उसी तरह से बनेगा जैसे आप अभी पढ़ते आए हैं। देख लीजिए, इतने प्रकार से ये बड़ा ऊ बनता है। तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो हमको लगता नहीं कि कोई समस्या होगी, और यहां से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 90% प्रश्न स्वर संधि से किए जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो और रिटन एग्जाम कोई भी हो, थियोरिटिकल हो। वहां भी सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक अगर किया गया है तो स्वर से किया गया है। यहां से 90% क्वेश्चन किया जाता है, यहां से 5% क्वेश्चन किया जाता है, और यहां से 5% क्वेश्चन किया जाता है। ये जब यहां से क्वेश्चन 90% करता है तो आपको सबसे ज्यादा इसी को पढ़ने की जरूरत है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई शब्द बड़ा ऊ की मात्रा से आता है तो आप उसको समझ लीजिए कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। तो अब आप शब्द देख करके बता देंगे ना कि ये दीर्घ संधि है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया है और आपको बता भी दिया है कि इस शब्द को अगर आप नहीं संधि विच्छेद कर पा रहे हैं तो दो भागों में बांट दीजिए, दो भागों में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, समस्या यहाँ पर है तो उसको हटा ही दीजिए, इसको काट दीजिए और ऐसे लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप इसको लिखिए, और बहुत होशियारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता तब भी जबरदस्ती किए पड़े। आप उसको सामान्य रूप से लिखिए कि हमको आता जाता कुछ नहीं है, हमको सीखना है।
जब सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे तभी सीख पाएंगे, अन्यथा तो सब आप जानते हैं हिंदी के हम बहुत बड़े विद्वान है ही, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के वासी जितने हैं उनको पता है कि जैसे मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया तो वो गिरते बढ़ते 35 क्वेश्चन 30 प्रश्न कर ही लेंगे, तो उनको लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं। उनको ये नहीं पता है कि हिंदी चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश से जन्मी है कह सकते हैं, तो हमको हिंदी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। 50 प्रश्न में हमको 48 प्रश्न सही करना चाहिए मिनिमम। और जगह से जीएस में क्या लीड ले पाएंगे आप? जीएस में लीड लेने का स्पेस नहीं होता है। स्पेस होता कहाँ पर है? जो आपको आता है उसको बहुत अच्छा किया जाता है, और जो नहीं आता है उसको लेवल में किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि इसको मैंने कैसे लिख दिया है। अब इसके नियम पर चले जाइए आप। ये मैंने बताया इसकी मात्रा लगेगी, तो पहले मात्रा लगा दीजिए आप, छोटा हो। और क्या मैंने बताया था कि दूसरे वर्ण की वर्ण डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। दूसरा वर्ण जो है ये दूसरे शब्द के का जो पहला वर्ण लिखा जाएगा वो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, तो लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, अब इसको चेक किया जाता है कि ये शब्द सही अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं देता तो मैं बड़ा ऊ का प्रयोग कर देता, क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ भी। तो देख लीजिए दोनों अर्थ सही दे रहा। अर्थ देखिए, भानु मतलब सूरज, उदय मतलब उगना या राइज होना, इंग्लिश में आप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप री की मात्रा देख लीजिए कि री और री मिल करके री ही बनाते हैं। अगला जो पॉइंट है, क्योंकि वर्णमाला में री अकेले है, इसका कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कम शब्द बनाता है। इसीलिए हिंदी व्याकरण में री वाले शब्द आपको कम मिलेंगे। उसका मेन कारण यह है कि चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भाषा हो, जो स्वर है, जैसे मान लीजिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो स्वर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे तो वावेल पढ़ेंगे। तो जो वावेल अगर कम है तो या यहाँ पर देखिए डबल डबल है, हिंदी में एक छोटा एक बड़ा है, री अकेले है, इसलिए उसके शब्द कम है। तो जैसे हमने लिखा पितृड, ये मैंने उदाहरण के रूप में, तो री बीच में है तो इसका मतलब है ये दीर्घ संधि है। ये तो क्लियर हो गया। तो इसको दो शब्दों में मैंने तोड़ दिया, जैसे लिखा है मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा है इसकी मात्रा, ये इसकी मात्रा आपको पता है क्या लगेगी, तो मात्रा मैंने लगा दिया। और ये मैंने कहा दूसरा डायरेक्ट वर्ण लिखा जाएगा, तो वर्ण लिख दिया। अब क्या हो गया, अब ये दोनों अर्थ दे रहा है, दोनों शब्द अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई समस्या अगर आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। किसी शब्द के बारे में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने दीर्घ संधि आपको बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा गुण संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।